सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम एक बार फिर से जो यूजीसी गाइडलाइंस हैं 2026 जो कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जिन्हें स्टे कर दिया है, ठीक। तो इसके पीछे की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसे थोड़ा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और आखिर ये सब हुआ क्या? ठीक, एक बड़ा प्रश्न है कि ये सब जो घट रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था और ये सब क्यों हुआ और इस सब की आवश्यकता आखिर क्यों थी? इस तरह के कई गंभीर प्रश्न हैं जो आपके सामने उपस्थित हैं, हमारे बहुजन समाज के सामने उपस्थित हैं। उन्हें थोड़ा हम चर्चाओं में रखते हैं आपके सामने, ठीक। चलिए, तो दर्शकों, आप देख रहे हैं मूल्यांकन चैनल और यहाँ पे हम जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण विषयों को उठाते रहते हैं, ऐसे विषय जिन पर सामान्यतः उन दृष्टिकोणों से चर्चा नहीं की जाती जिन पर की जानी चाहिए, ठीक। चलिए, तो इस पूरे मुद्दे को हम समझते हैं, यूजीसी गाइडलाइन 2026 के मुद्दे को, विरोध और उसके पीछे की राजनीति को और कुछ पहलुओं को आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला घटा है, ठीक। और क्या बोलते हैं, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक सही से पहुँच रही होगी। और चलिए, इस पॉलिटिक्स को हम समझते हैं, ठीक। तो इस पर पहले 2 स्ट्रीम हम कर चुके हैं। गाइडलाइन जारी हुई थी तब, उसके बाद की संभावनाओं पर, उसके बाद उन्हें स्टे किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस पर भी हमने कुछ समय पहले स्ट्रीम की हुई थी, ठीक। और क्या बोलते हैं, उन्हें आपके सामने रखा हुआ था। आज जो हमारा मुद्दा इसके पीछे की पॉलिटिक्स, आखिर ये किस तरह की राजनीति है, ठीक। और इससे क्या हासिल हुआ और क्या हासिल करने की कोशिशें आखिर की जा रही हैं, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है जिसे हम आपके सामने रखते हैं। तो बने रहिएगा, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम यहाँ पे बात करेंगे और क्या बोलते हैं, ऐसे विषय जिन पर अभी चर्चाएं नहीं हुई हैं वो भी आपके सामने थोड़ा रखते हैं, ठीक। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में जो भारत में यूजीसी है उसने विश्वविद्यालयों के लिए, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए इक्विटी यानी समता गाइडलाइंस जारी की हुई है, यानी इक्विटी गाइडलाइंस 2026 भी कहा जा रहा है, समता गाइडलाइंस 2026 भी कहा जा रहा है, ठीक। ये जो समता गाइडलाइन है उच्च शिक्षा के लिए जारी की गई है, 13 जनवरी को मोटे मोटे तौर पर ये जारी की गई, ठीक। और एक बड़ा लंबा बैकग्राउंड है इन्हें जारी करने के पीछे का। रोहित वेमुला की हत्या 2016 में, उसके बाद 17 से केस चलना और फिर पायल तडवी, दर्शन सोलंकी, तमाम सारी संस्थागत हत्याएं जातिवाद और शोषण से कर दी गई, और ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसके एवज में जो केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था लंबे समय से, लंबा मतलब आप 9 साल करीब मान के चलिए, 9-10 साल, इतना लंबा केस चला। उसके बाद इन संघर्षों के बाद 2025 में गाइडलाइन जारी की गई, फिर 2026 में इन्हें सुधार कर फिर से जारी किया गया। तो इसका बड़ा बैकग्राउंड है, इस परिवेश के साथ ये गाइडलाइंस जारी की गई। 2025 में भी ये गाइडलाइन जारी की गई थी, तब ये कहा गया कि भाई 2012 की जो गाइडलाइन है ये तो उनसे भी खराब है, ठीक। तो 25 में गाइडलाइन आई थी, उन्हें खराब बताया गया था, ठीक। अब इस बार जब 2026 की गाइडलाइन जारी की गई, यूजीसी की समता गाइडलाइन 2026, जिनका उद्देश्य जातिवाद जैसे भेदभावपूर्ण अपराधों से समाज के कमजोर वर्गों को, विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग और महिलाएं, तमाम सारे वर्गों को सुरक्षा प्रदान करनी थी, ठीक। इस बार ये गाइडलाइन जारी की गई तो हमने ये देखा कि भाई गजब का प्रतिरोध समाज के उच्च वर्ण यानी सवर्णों के द्वारा, जो खुद को सवर्ण कहते हैं, उनके द्वारा दर्शाया गया। जैसे ही गाइडलाइन जारी हुई 13 तारीख को, तो पूरा एक सवर्ण बीजेपी भाजपाई इन्फ्लुएंसर, राइट विंगर इन्फ्लुएंसर, आईटी सेल के लोग जो हमेशा भाजपा को समर्थन करते हैं, वो एकदम से मोर्चा खोलकर इसके विरुद्ध बैठ गए। झूठी जानकारियां और झूठा विलाप करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो आम जनता को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे ही इन सवन इन्फ्लुएंसर ने रोना रोना शुरू किया अपना, हमने देखा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग हैं वो भी इसमें जुड़ गए, ठीक है। और वो भी रोने रोने बैठ गए, बताने लगे कि कैसे इन गाइडलाइन से सवर्णों के अहित हो सकते हैं। पूरे समाज को बताया गया। यो जो गोदी मीडिया है, जिसे सवर्ण मीडिया भी आप कह सकते हैं, गोदी और गैर गोदी मीडिया दोनों मिलाकर,
ये भी इस पूरे खेल में लग गई, लोगों को बताने लगी कि एक गाइडलाइन आई हुई है और देखिए इनसे कैसे सवर्णों का अहित हो सकता है। इन्होंने बताना शुरू कर दिया। ये पहले नहीं हुआ था, 2025 की गाइडलाइन आई थी तब भी नहीं हुआ था। संस्थागत हत्याएं हो रही थी, जातिवाद से लोग परेशान हो रहे थे, तब भी नहीं हुआ था। इस बार लेकिन जब ये गाइडलाइन जारी की गई तो बड़ा रोर मचा। कुछ इन्फ्लुएंसर ने चिल्लाया, फिर मीडिया ने से वही पालतू मीडिया जो बीजेपी के पालतू लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वही सरकार के विरुद्ध रोने बैठ गए कि किस तरह की गाइडलाइन है, सवर्णों का अहित हो जाता है। ठीक, तो अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न है कि जो लोग सरकार के टुकड़ों पे पलते हैं वो सरकार के विरुद्ध ये कैसे कर सकते हैं, पर ये कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद जब ये मामला बढ़ गया तो फिर जनता में तमाम अफवाहों के माहौल गर्म हो गए इस पूरी गाइडलाइन को लेके, और फिर बाकायदा टीवी इन्फ्लुएंसर से टीवी तक और टीवी से लेके पब्लिक डिबेट्स जो होती हैं वो भी होती हुई दिखाई देती हैं, और जनता भी फिर इसमें शामिल हो जाती है। सवर्णों का जो गैंग है, विशेषकर भाजपाई सवर्णों का गैंग, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कुछ आसपास के राज्यों में बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू करने लगता है। ये पूरे भारत का ट्रेंड नहीं है, ये भाजपा शासित राज्यों का ट्रेंड है जहां पे बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। गैर भाजपा शासित राज्यों में कोई बड़े प्रदर्शन इसके नहीं दिखते। दक्षिण भारत से भी कोई बड़े प्रदर्शन नहीं दिखते हैं, जो दिखाता है कि भाई ये जो मामला था ये भाजपाई सवर्णों का ही विरोध प्रदर्शन था, और ये विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पे होना शुरू हो गया। बड़ा पैमाना तो नहीं है, होता क्या है कि देयर वॉइसेस आर लाउडर देन देयर क्या बोलते हैं नंबर्स। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये कम लोग हैं पर इनकी आवाजें ज्यादा बड़ी दिखाई जाती हैं इनके नंबर से। ठीक, तो ये विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गए, मीडिया में खबरें चलना शुरू हो गई, और फिर मीडिया में तमाम सारे अफवाहों के माहौल गर्म हो जाते हैं और बताया जाता है कि इससे बहुत नुकसान होने वाला है, सवर्णों का नुकसान होने वाला है। फिर इन सब सवर्णों ने, भाजपाई सवर्णों ने विशेषकर तमाम सारी सीमाएं लांघ डाली। इन्होंने गाली गलौज करना शुरू करी, इन्होंने दलित पिछड़ों को, SC ST OBC को इस गाइडलाइन की एवज में धमकियां देनी शुरू करी, गाली गलौज शुरू करी, अपमानित करना शुरू किया। इतना ही नहीं, मोदी के विरुद्ध भी इन्होंने तमाम सारे जाति सूचक नारे लगाए और क्या बोलते हैं अपमानित किया। ठीक, ये उसका एक उदाहरण है। गोंडा उत्तर प्रदेश में मोदी की कब्र खोदने तक की बात इन्होंने कर डाली। ये सवर्ण है, भाजपाई सवर्ण है, विशेषकर करणी सेना के लोग तो SC ST को, SC और OBC को सीधी धमकी दे रहे हैं कि वो प्रतिबंधित कर देंगे। ठीक, उसके बाद ये कुछ सवर्ण इन्फ्लुएंसर हैं जो लाते मारने तक की बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री को, तो ये भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बड़े पैमाने पे चल रहा है और चलता रहा। और फिर हम ये देखते हैं कि ये सारा तमाशा चल ही रहा था, तो एकाएक 13 तारीख को ये जारी हुई थी। फिर 28 तारीख को कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई और तुरंत कोर्ट ने इसे एडमिट कर लिया, जैसे भारत में बस यही एक मामला बचा हुआ था। ठीक है, इस समय भारत पूरा बटने ही वाला था जैसे, तो तुरंत एडमिट कर लिया और दूसरे दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन पर रोक लगा दी। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए सवर्ण जजों ने, ब्राह्मण जजों ने ये कहा कि भाई ये गाइडलाइन तो बड़ी अस्पष्ट है और ये भेदभाव पैदा कर सकती हैं, विशेषकर सवर्णों के साथ भेदभाव हो सकता है। कोर्ट में जाने वाले जो लोग थे, कोई तिवारी था, कोई जिंदल था, दीवान था, सब सवर्ण थे। इन्होंने कहा कि भाई ये गाइडलाइन जो है ये तो जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ यानी सवर्णों के बच्चों के साथ भेदभाव करने वाली गाइडलाइंस हैं, और आनन फानन में कोर्ट ने बिगर दलित पिछड़ों का पक्ष सुने। ठीक है, आनन फानन में इन्होंने इस पर स्टे लगा दिया। इन्होंने कहा हाँ भाई ये गाइडलाइन तो बड़ी स्पष्ट है, ये इसका दुरुपयोग हो सकता है, और भेदभाव की परिभाषा भी बड़ी इसमें बाकी यानी सवर्णों को शामिल नहीं किया गया है, और जब जातिगत भेदभाव की बात हो गई थी तो अलग से, भेदभाव की बात थी तो अलग से क्यों परिभाषित किया है। ऐसे कुछ कारण बता दिए कोर्ट ने और इस पर स्टे लगा दिया। ठीक, अब देखिए इस पूरी पॉलिटिक्स को थोड़ा समझिए कि पूरे 15 दिनों तक 13 जनवरी को लागू किए गए, 28 जनवरी को कोर्ट में ये गए, पूरे 15 दिनों तक सवर्णों ने रंगा नाच किया, जाति सूचक गालियां बची, SC ST को अपमानित किया, मोदी को उसकी जात को लेकर अपमानित किया। भले ही हम मोदी समर्थक नहीं है लेकिन जातिगत दुर्व्यवहार के तो
कोई भी करे उसका विरोधी करते हैं, किसी के भी साथ, ठीक। बाकायदा समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, आरक्षण है, उसको लेके SC ST OBC के साथ मीम्स बनाए गए, खूब गाली गलौच और बदतमीजी हुई। खुलेआम अपनी जातिवाद का प्रदर्शन इस देश के सवर्णों ने इस पूरे उसमें किया। सरकार ने पूरे 15 दिन तक इन्हें खुला छोड़ दिया अपने जातिवादी क्या बोलते हैं व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए। ना कहीं पुलिस आई, ना इन पे डंडे चले, ना इन्हें रोका गया, सब खुलेआम ये करते रहे। और उसके बाद खुद को पीड़ित भी दिखाते हैं ये लोग, और ये खुलेआम नंगा नाच करते रहे और सब तमाशा होता रहा, ठीक। तो पूरा 15 दिनों तक ये ड्रामा चला, ठीक। इसकी जरूरत नहीं थी पर ये बाकायदा ड्रामे को चलवाया गया, ठीक। उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई ये ड्रामा 15 दिनों तक चलता रहता है और वे बहुजनों को लानत मलानत दी जाती है। SC ST OBC को काफी धमकाया जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट से इनके पक्ष में फैसला आ जाता है, इन्हीं के कुछ ब्राह्मण जज वहां पे बैठ जाते हैं, कुछ ब्राह्मण वकील हो जाते हैं, और विपक्ष में भी यही सवर्ण लोग बैठ जाते हैं। SC ST OBC का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहता है और फैसला आता है, ऑब्वियसली इनके पक्ष में ही फैसला आता है। तो इस जीत को सवर्णों की जीत के रूप में दिखाया गया। ये बड़ा अजीब है। सवर्णों की जीत का क्या तात्पर्य है? क्या सवर्णों ने इस देश के दलित पिछड़ों को, SC ST OBC को हरा दिया? ठीक, किसी लड़ाई में हरा दिया? और क्या इस देश के सवर्ण SC ST OBC को हराकर कोई युद्ध जीत गए? तो इस पूरी लड़ाई को जो भारत का मीडिया है वो सवर्णों की जीत के रूप में दिखा रहा है, ठीक। और दलित पिछड़ों के अपमानित किया जा रहा है, ठीक है, उन्हें बताया जा रहा है कि तुम तो हार गए और सवर्ण जीत गए हैं। इस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को दिखाया जा रहा है कि भाई सवर्णों ने बहुत बड़ी जीत दलित पिछड़ों पे हासिल कर ली, ठीक। तो ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। और क्या बोलते हैं, हमारे सामने जो प्रश्न है वो ये है कि भाई ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? भाई हम ये समझना चाहते हैं कि ये किस तरह की राजनीति है। क्या SC ST OBC ने कोई संगठित तौर पर आंदोलन करके इस तरह की गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी? नहीं की थी। पहले आप समझिए कि जो गाइडलाइन जारी हुई ये रोहित वेमुला की मदर कोर्ट गई हुई थी, पायल तड़वी के पेरेंट्स गए हुए थे, कुछ और लोग समाज सुधारक कोर्ट में थे कि भाई ये जो 2012 की गाइडलाइन है उन्हें सुधार कर अच्छी बना दिया जाए। पिछले साल भी ये गाइडलाइन आई हुई थी, सवर्णों को कोई तकलीफ नहीं थी, इस बार गाइडलाइन फिर से आई। इस बार लेकिन बड़ा नंगा नाच किया गया, जातिवाद का सवर्णों ने नंगा नाच किया। एक प्रश्न ये है कि भाई इस सब की आवश्यकता क्या थी? ठीक, क्या कोई संगठित रूप से बहुजन समाज ऐसी गाइडलाइंस के लिए कोई आंदोलन चला रहा था? बिल्कुल नहीं चला रहा था, ठीक। तो फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये गाइडलाइन कैसे जारी की गई? सरकार ने करी, सरकार की संस्थाओं के द्वारा करवाई गई, कोर्ट के ही कहने पे करवाई गई? और एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि क्यों SC ST OBC समाज के लोगों की भावनाओं को इन्होंने हवा दी, जागृत किया? क्यों उन्हें ये एहसास कराया कि अब तुम्हें न्याय मिलने वाला है, अब तुम्हें बराबरी का हक मिलने वाला है, अब तुम्हारे बच्चों के साथ होने वाले जातिगत दुर्व्यवहार के विरुद्ध तुम्हें कानूनी सुरक्षा मिलने वाली है? और उसके बाद इतने ड्रामे के बाद कि भाई एक बार पहले भावनाएं जागृत की गई SC ST OBC समाज की, जिनकी वो मांग नहीं कर रहा था। समाज में कोई इन गाइडलाइन की प्रतीक्षा में नहीं बैठा हुआ था, समाज को कुछ लेना देना नहीं था। इन्होंने जानबूझ के SC ST OBC समाज के सामने ये रखा कि देखो तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारी जातिगत दुर्व्यवहार से तुम्हें सुरक्षा मिलेगी, हम कानून बनाएंगे। और उसके बाद बाकायदा 15 दिन सवर्णों को दिए गए नंगे नाच करने के लिए, वो नंगा नाच करते रहे। और बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपने ही सवर्ण जजों से इस गाइडलाइंस को कैंसिल स्टे करवा दिया। और अब ये दिखा रहे हैं कि देखिए सवर्ण जीत गए, SC ST OBC हार गए, ठीक। तो एक बड़ा प्रश्न है कि किस तरह की राजनीति है जिसमें सवर्णों को SC ST OBC पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा गया, ठीक। भाई दलित पिछड़े SC ST OBC तो नहीं कह रहे थे कि ऐसी गाइडलाइन जारी कर दो। कुछ समाज सुधारक और कुछ मुद्दों पे मामला चल रहा था, पिछले 9-10 सालों से पेंडिंग था, कोई समाज में कोई बड़े आंदोलन भी नहीं हुए। फिर ये पूरी राजनीति ऐसी रची क्यों गई, ठीक। क्या सवर्ण समाज की उस भावना का तुष्टिकरण करने के लिए रची गई जिसमें वो मुसलमानों के यानी अब्दुल के पंचर टाइट करके तो 11 साल में खुश हो ही गए,
अब ये जो SC ST OBC इनके भी पंचर टाइट करके सवर्णों को खुश करने की कोशिश की गई। बड़ा प्रश्न है भाई, आखिर इस तरह का खेल खेला क्यों गया? पहले आप समाज की भावनाएं जागृत कर देते हो, फिर उन्हें सवर्णों से हरवा भी देते हो, अपने ही सवर्ण भाइयों को वहां कोर्ट में जज बनाकर, और फिर इस जीत को सवर्णों की जीत के रूप में दिखाते हो, जैसे SC ST OBC पर सवर्ण जीत गए हों। अरे हजारों सालों का शोषण का इतिहास है, तुम तो पहले ही सत्ता व्यवस्था पे सब पे कब्जा करके बैठे हो। और ये किस तरह की राजनीति है जिसमें अपने ही समाज के कमजोरों पर जीत कर ये समाज खुश हो रहा है? सवर्ण आखिर किस चीज पर खुश हो रहे हैं? नाली साफ करने वाले, जूते सिलने वाले, गटरों में उतरने वालों के बच्चों के हक अधिकारों को छीन कर ये अपनी विजय मना रहे हैं। क्या ये विजय है? ठीक। तो एक मौलिक प्रश्न है कि ये रचा क्यों गया भाई? इसे रचने की आवश्यकता क्यों थी? क्यों दलित पिछड़ों को अपमानित किया गया, और क्यों सवर्णों को दलित पिछड़ों पर जीत का खुशी दी गई? भाई इसकी आवश्यकता क्या थी? भाई कोई मांग हो रही थी क्या इस तरह की? कोई आंदोलन चल रहा था क्या? कोई सड़कों पे लोग उतर के विरोध कर रहे थे क्या? कहीं नहीं हो रहा था। कुछ संसदीय समितियों में चर्चाएं थी, कुछ न्यायालय में कुछ केस चल रहे थे, ऐसी कोई बहुत गंभीर सी मांग नहीं थी। सवर्ण समाज, दलित पिछड़ा समाज तो बहुत पिछड़ा है, वो कहाँ ये कह रहा था कि हमें ऐसे अपमानित करो। पहले उम्मीदें जगाओ, फिर उन्हीं अपराधियों से हरवा दो, और अपराधों को हारने के बाद पूरे दलित पिछड़े समाज को बिल्कुल क्या बोलते हैं खराब दिखाओ, अपमानित करो, और फिर हरवा भी दो, और उन्हीं शोषणकारी सवर्णों को जितवा भी दो। आखिर इन चीजों की मांग कौन कर रहा था? किसी ने नहीं की थी। फिर क्यों ये सारा खेल रचा गया? ये इस तरह की राजनीति क्यों खेली गई? और ये सारा ड्रामा किस लिए? जब सवर्णों को जीतना ही था, ये स्क्रिप्ट पहले से रची गई है, और सवर्ण तो पहले से ही जीते हुए हैं, सर पे बैठे हुए हैं। वो हारे कब थे? कमजोर तो SC ST OBC के लोग हैं। तो मतलब ये किस तरह की है शोषणकारी वर्ग को और विजय दिखाने के लिए किस तरह की ये पॉलिटिक्स खेली गई, ये तमाशा किया गया, इसकी कोई आवश्यकता थी? नहीं थी। ठीक। दलित पिछड़ों को अपमानित करने की कोई आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं थी। तो आखिर सरकार ने और सवर्णों ने ये तमाशा क्यों किया? इसकी कोई आवश्यकता थी? नहीं थी। ठीक। भाई मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये गाइडलाइन से इस देश के सवर्णों को दिक्कत थी, तो ये 15 दिनों तक तमाशा क्यों चला, गाली गलौज क्यों की गई, और बदतमीजियां क्यों की गई, और ये सारा ड्रामा क्यों रचा गया? ठीक है, ये 13 तारीख को ये गाइडलाइन जारी हुई, और इस देश के सवर्णों को अगर आपत्ति थी तो ये 14, 15, 16 तक कोर्ट में चले जाते, और 17, 18 तक तो ये सस्पेंड हो जाती। मतलब एक पूरा 15 दिन का समय दिया गया सवर्णों को कि तुम खूब बदतमीजी करो, खूब गाली गलौज करो, दलित पिछड़ों को अपमानित करो, और उसके बाद कोर्ट से तुम्हें जीत दिलाकर विजय मनाने का, गुलाल फेंकने का भी हम मजा देंगे। ठीक। इनका मनोबल तोड़ने का पूरा मजा देंगे तुम्हें, कि भाई दलित पिछड़ों के मनोबल तोड़कर वो विजय हासिल करने की खुशी, जो जिसके लिए इस देश का सवर्ण समाज तरस रहा है, जिसके लिए इस देश के सवर्ण समाज ने ये बीजेपी की सरकार बनवाई है, कि ये मुसलमानों के साथ दलित पिछड़ों के स्क्रू टाइट करेगी। तो इस खुशी को देने के लिए ही क्या ये पूरा ड्रामा रचा गया था? ठीक। क्या जरूरत थी? ये सब तो बहुत पहले हो सकता था। 13 को आई थी, 14 को चले जाते कोर्ट में, 15 को स्टे हो जाता। इतना ड्रामा, इतना तमाशा, इतनी नौटंकी, इतनी गाली गलौच, इतना अपमान करने की जरूरत क्या थी? ठीक। तो ये किस तरह की राजनीति है, इसके जवाब शायद आपको नहीं मिलेंगे। ठीक। पूरा मौका दिया गया सवर्णों को कि आप खूब अपमानित करो, 15 दिन दे रहे हैं, खूब मजे उठाओ, खूब गाली गलौज करो, बदतमीजी करो, सड़कों पे उतरो, तमाशा करो, ना किसी पे केस होगा, ना किसी पे कार्रवाई होगी, कुछ भी बोलो, जाति सूचक गालियां बको, सब करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुम तब भी पीड़ित बने रहोगे, दलित पिछड़े तब भी आरोपी बने रहेंगे, और सब कुछ करने के बाद जीत तुम्हारी ही होगी। ठीक।
तो दर्शकों, ये एक बड़े गंभीर से प्रश्न है कि भाई ये सब क्यों रचा गया, इसकी जरूरत क्या थी, इतना समय क्यों दिया गया, और कोर्ट से ही ये सब सुलझना था तो ये तो 14 तारीख को भी सुलझ सकता था, 15 तारीख को भी सुलझ सकता था। और सरकार को भी ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सरकार इससे बहुत पहले, इन गाइडलाइन को जारी करने के पहले ही सरकार चाहती तो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनसे बात कर लेती। ठीक, भाई ये गाइडलाइन जारी आपने की, इससे पहले ही आप सुप्रीम कोर्ट को दिखा लेते ये गाइडलाइन कि भैया देखो ये नई गाइडलाइन बनाई हुई है, आप संतुष्ट हो तो बता दो। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो सवर्णों को और स्टेक होल्डर्स को बुला लेता और वहां पे इन गाइडलाइन को लेके ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन जो भी करना वो कर लेते। पूरे SC ST OBC समाज को अपमानित करने के लिए 15 दिनों तक ये तमाशा करने की आवश्यकताएं आखिर थी क्यों? जरूरत क्या थी? क्या सवर्णों का तुष्टीकरण किया गया? क्या सवर्णों को वो आनंद देने के लिए पूरा 15 दिन दिए गए कि खूब गाली बको, सड़कों पे उतरो, दलित पिछड़ों को जो कि हमें वोट नहीं देते उन्हें खूब सबक सिखाओ, इन्हें खूब अपमानित करो, इन्हें नीच हैं ये, इन्हें बताओ कि तुम हमसे कितने कमजोर हो और जब चाहे तुम्हारा मनोबल तोड़ सकते हैं, हम जब चाहे गलत करके भी तुमसे सब कुछ जीत सकते हैं, सब हमारे हाथों में। तो ये पूरा एक खेल, अजीब सा खेल रचा गया, इसकी आवश्यकताएं नहीं थी। शायद दलित पिछड़ों को अपमानित करने का इरादा था, शायद सवर्णों को मौका देने का इरादा था कि इन दलित पिछड़ों को अपमानित करके इनका मनोबल तोड़ दो। किस तरह के प्लान थे हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कि ये सब क्यों घटा, जबकि इस सब पे बहुत पहले रोक लगाई जा सकती थी। लेकिन फिर भी इस पूरी घटना को 15 दिनों तक घटने दिया। 13 तारीख से बात शुरू होती है, 28 तारीख तक तमाशा चलता रहा। 29 तारीख को वही शोषणकारी सवर्णों के पक्ष में फैसला आ गया, जिनका हजारों सालों का शोषण, अत्याचार, जातिवाद करने का इतिहास है। ठीक, तो वो तो पहले से ही जीते हुए थे, SC ST OBC तो पहले से ही हारे हुए थे। फिर ये पूरा ड्रामा अपमानित करने के लिए रचा क्यों गया था? तो हमें नहीं समझ में आता और हम यही प्रश्न बार बार पूछते हैं कि आखिर ये किस तरह की राजनीति है और इससे आखिर क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको केवल जो घटनाएं घटी हैं वही बता सकते हैं। ठीक, तो एक प्रश्न ये है कि भाई ये पॉलिटिक्स है किस तरह की। उसके बाद ये पूरा गजटियर जारी किया गया और समता गाइडलाइन जारी की गई। बताया गया इनका उद्देश्य 2025 की समता गाइडलाइन के सुधार कर 2026 की जो जारी की गई है, उनका उद्देश्य जो है वो जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है उनमें समता को बढ़ावा देना, इक्वलिटी। ठीक, भेदभाव को कम करना, ये भी बताया गया हमें। ठीक, तो समता को बढ़ावा देना, भेदभाव को खत्म करना, यानी जातिवाद और भेदभाव की जड़ें मिटाने के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई थी। ये मोटी मोटी जानकारी हमें बताई गई कि भाई उद्देश्य ये है कि जो जातिवाद और भेदभाव रूपी प्रथाएं हैं, विशेषकर जातिवाद है, उससे खत्म करने के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई थी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ठीक, फिर इसमें SC ST के साथ इस बार OBC को भी शामिल कर लिया गया था। तीनों के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं, जातिवादी भेदभाव होते हैं, और उन्हें खत्म करने का इरादा इन गाइडलाइन के तहत बनाया गया था। ठीक, ये भी बड़ा प्रश्न है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बड़ा अजीब स्थिति है कि जिन गाइडलाइंस का, जिन कानूनों का, जिन नियमावली का उद्देश्य ये था कि समाज के कमजोर वर्गों को, SC ST को, OBC को सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि इनके साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव होता रहा और हो रहा है। ठीक है, तो इनके विरुद्ध में समाज के शोषणकारी वर्ग यानी सवर्ण लोग, उच्च जाति के लोग, जिनमें कुछ तिवारी हैं, कुछ जिंदल हैं, कोई दीवान है, ये कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाकर ये कहते हैं कि भाई इन गाइडलाइन में सवर्णों को तो शामिल ही नहीं किया गया और ये गाइडलाइंस के जरिए क्या हो सकता है, सवर्णों के साथ भेदभाव होने की संभावना है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव हो सकता है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये जो गाइडलाइन है SC ST OBC के भेदभाव को रोकने के लिए जो गाइडलाइन है, ये सवर्णों के साथ भेदभाव कर सकती। सवर्णों का हालांकि वह नाम नहीं लिखा हुआ था। ठीक, कोर्ट ने भी मान लिया, हाँ भाई इन गाइडलाइन की परिभाषा स्पष्ट है और ये भेदभाव किया जा सकता है। ये सब कोर्ट ने भी मान लिया। कोर्ट में बैठे हुए जातिवादियों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, बाकायदा पूरा एक ड्रामा चलाया गया कि ये देखिए सवर्ण असुरक्षित हैं, सवर्ण रातों रात असुरक्षित हो गए। ठीक,
फिर हमने ये भी देखा कि भाई एक ड्रामा ये भी चला कि भाई जो क्या बोलते हैं दलित पिछड़े हैं, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, वो इस कानून का दुरुपयोग सवर्णों के विरुद्ध कर सकते हैं, ठीक, मतलब झूठा केस कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग सवर्णों को ब्लैकमेल कर सकते हैं, झूठा केस कर सकते हैं। ये सब ड्रामे चलाए गए, ये भी नौटंकी चलाई गई, ठीक, ये सब भी चला। दलित पिछड़े झूठा केस भी कर सकते हैं, ये भी रोना रोया गया, खूब चिल्लाया गया कि देखिए भैया अब सवर्णों के बच्चे जेल चले जाएंगे, झूठा केस कर देंगे, ये सब तमाशे भी चले, ठीक। अब एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने यहां से खड़ा होता है, वो प्रश्न ये है कि भाई ये गाइडलाइन जो जारी की गई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ने हालांकि इसे स्वीकार भी कर लिया, सवर्णों के नजरिए को सवर्ण जजों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है, और उन्हें कहा कि भाई इनका दुरुपयोग किया जा सकता है, ठीक। तो दुरुपयोग कौन करेगा, ये बड़ा प्रश्न है कि किसके दुरुपयोग की बात यहाँ पे कोर्ट करता दिखाई दे रहा है, ठीक। और एक बड़ा प्रश्न है ये भी है कि भाई एससी एसटी ओबीसी की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए, उन कानूनों में अंत में एससी एसटी ही आरोपी हो गए। आप समझिए बात को, भैया क्या मजाक है, किस तरह की राजनीति है। मैं फिर पूछता हूँ कि कानून इसलिए बनाए गए थे कि एससी एसटी ओबीसी को जातिवाद जैसे अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान की जाए, और इन कानूनों के आने के बाद एससी एसटी ओबीसी ही कोर्ट में आरोपी हो गए। सवर्णों ने कहा कि भाई ये देखिए एससी एसटी ओबीसी के लोग हमारे ऊपर झूठे केस कर सकते हैं, इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। कोर्ट में बैठे जज साहब ने कहा हाँ भाई ये तो स्पष्ट है, झूठे आरोप केस किए जा सकते हैं, ठीक। तो फिर ये प्रश्न है कि ये किस तरह की पॉलिटिक्स है, किस तरह की राजनीति है जो कोर्ट से लेके सरकारों तक चल रही है, जमीनों तक चल रही है। जो कानून एससी एसटी ओबीसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए थे, उन कानूनों में एससी एसटी ही आरोपी हैं कि भैया ये झूठा केस कर देंगे। ये भी बड़ा अजीब है, ठीक। जो अपराधी हैं सवर्ण वर्ग के लोग, जिनका हजारों सालों का जातिवादी अपराधों का इतिहास है, जिनका यूनिवर्सिटी में कब्जे हैं, संस्थानों पे कब्जे हैं, तमाम सारी जगह उनका दबदबा है, वो अब पीड़ित हो गए, और एससी एसटी ओबीसी के लोग अपरारोपी हो गए, ठीक। काम ये था कि भाई ये कानून इसलिए थे, ये गाइडलाइन इसलिए थी कि ये एससी एसटी ओबीसी को सुरक्षा देंगी, पर कोर्ट में अलग ही गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बह रही है कि भाई जमीन पे, सड़क पे, कोर्ट में, मीडिया में, सब जगह उल्टी गंगा बह रही है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग झूठा केस कर देंगे, सवर्ण जेल चले जाएंगे। तो भाई ये पूरा मामला ये हो गया कि भैया कानून इसलिए थे कि सुरक्षा दी जाए एससी एसटी ओबीसी को, पर इन्हीं कानूनों के तहत एवज में एससी एसटी ओबीसी हो गए आरोपी, और जो अपराधी थे सवर्ण वो बन गए पीड़ित। ये भी बड़ा अजीब स्थिति है कि भाई ये क्या तमाशा, किस तरह का तमाशा है कि भाई जो कमजोर है उसे सुरक्षा देने की जगह वो तो आरोपी हो गया कि भाई तुम झूठा केस कर सकते हो, और जो अपराधी थे वो अब पीड़ित बन के बैठे हुए हैं, ठीक, कि भैया देखिए ये तो पीड़ित हैं, इनके ऊपर तो झूठा केस हो जाएगा। लाए इसलिए गए थे कि जातिवाद ना हो। जातिवाद करता कौन है, समाज के वो प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनके पास ऊंची जाति वर्ण है, तो वो तो पीड़ित बना दिए गए, और एससी एसटी ओबीसी जिनकी सुरक्षा के लिए कानून थे वो आरोपी हो गए। ये भी बड़ा अजीब सा लॉजिक है जो इस केस में वहां बैठे हुए ब्राह्मणवादी लोगों ने अपनाया, और मीडिया से लेके जमीन तक लोगों को ये समझाया गया कि भाई ये तो झूठा केस कर देंगे, ठीक। तो ये पूरा तमाशा भी अजीब सी स्थितियों में चलता हुआ दिखाई देता है, ठीक। अब बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं, जैसा कि दावा कर रहे हैं कि भाई इस कानून में झूठे केस कर देंगे एससी एसटी ओबीसी के लोग, सवर्णों पे, ठीक, तो फिर ये थ्योरी केवल एससी एसटी ओबीसी के लिए है क्या? क्या ये कॉन्सेप्ट, सिद्धांत जो है केवल एससी एसटी ओबीसी के लिए है? क्या ये उल्टा वाइस वर्सा लागू नहीं होता कि भाई सवर्ण जहां पर शक्तिशाली स्थिति में है वो भी एससी एसटी ओबीसी से दुर्भावना रखते हैं, और वो भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो फिर वहां पे भी लागू होता है, पर ये एक जगह एक्सेप्ट किया गया और दूसरी जगह एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कि सवर्ण भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट ही करने तैयार नहीं है, लेकिन एससी एसटी की, ओबीसी की भविष्य में इनके दुरुपयोग करने की संभावना है,
इसे स्वीकार वो करने तैयार है। ठीक। तो एस सी एस टी ओबीसी तो अपराधी हो गए और सवर्ण पीड़ित हो गए। ठीक। लेकिन यही कॉन्सेप्ट सवर्णों पे लागू नहीं होता। ठीक। इसे उल्टा करके नहीं देखा जाता, क्योंकि भाई सवर्ण थोड़ी कोई दुरुपयोग कर लेंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की भावना हमें दिखाई देती है। वही तकनीकी रूप से तो ये उल्टा भी होना चाहिए, वहां प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी गाइडलाइन का उपयोग दुरुपयोग एस सी एस टी ओबीसी कर सकते हैं, ठीक है, सवर्णों के विरुद्ध, तो फिर ये तो उल्टा भी हो सकता है कि सवर्ण भी जहां पर बैठे हैं वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं, ऑलरेडी करते ही हैं। और इन जज साहब महोदय से भी पूछा जाना चाहिए था कि भाई ये दोनों भी तो सवर्ण है, ब्राह्मण है, पर ये बात तो इन पर भी लागू होती है कि भाई ये भी क्या अपनी शक्तियों के दुरुपयोग कर रहे हैं यहाँ बैठ के। क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई इसका दुरुपयोग हो सकता है, इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। कौन करेगा? एस सी एस टी ओबीसी करेंगे। किसके विरुद्ध करेंगे? सवर्णों के विरुद्ध। तो कोर्ट में तो वही खड़े हुए हैं। ठीक। जब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में इनके दुरुपयोग हो सकते हैं, तो भाई ये प्रेजेंट में भी ये तो कॉन्सेप्ट यहीं पे लागू होता है, जजों पे भी लागू होता है कि भाई सवर्ण भी तो एस सी एस टी ओबीसी के विरुद्ध दुर्भावनाएं रखते हैं और वो भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग इनके विरुद्ध कर सकते हैं। और ऐसे में तो ये दोनों सवर्ण जज महोदयों को इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो इस केस को सुनना ही नहीं चाहिए था। ठीक। लेकिन बेशर्माई से केस सुना भी इन्होंने, और उस कॉन्सेप्ट को एस सी एस टी ओबीसी पे तो लगाते हैं, लेकिन अपने खुद के सवर्णों पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। तो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि दुरुपयोग करने की संभावना है, उसकी एक लिमिटेड एप्लीकेशन है हमारे देश के न्यायालय के द्वारा, वो केवल एस सी एस टी ओबीसी पे लगती है। क्योंकि इस देश में पूर्वाग्रह पहले से है, सवर्ण चश्मा वो पहले से पूर्वाग्रह रखता है कि दलित पिछड़े जो होते हैं वो चोर होते हैं, नीच होते हैं, झूठे होते हैं, और वो तो कुछ भी कर सकते हैं। सवर्ण तो बड़े ईमानदार होते हैं। ठीक। तो कॉन्सेप्ट ही अजीब है, मतलब ये कॉन्सेप्ट केवल एस सी एस टी ओबीसी के लिए है, सवर्णों के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो झूठे केस कर सकते हैं। नहीं, उनके लिए नहीं, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं, नहीं, उसकी बात ही नहीं हो रही। केवल संभावना एस सी एस टी ओबीसी की। ठीक। और उन्हीं पर ये लागू भी होता है, पूर्व से ही लागू होता है उन पर, तो पश्चात भी नहीं लागू होता कि कानून बनने से पहले ही ये कॉन्सेप्ट लागू यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। अब ये भी बड़ा अजीब है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, इस देश के सवर्ण ये कह रहे हैं कि अगर हम ये माने कि क्या बोलते हैं, हत्या के एवज में मृत्युदंड, किसी की हत्या करने के एवज में कानून बने हुए हैं। ठीक। और वो कानून इसलिए बने हुए हैं ताकि जो हत्यारे होते हैं उनसे पीड़ितों को सुरक्षा दी जा सके। ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि कल को कोर्ट में जितने भी हत्यारे हैं वो खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि भैया ये जो धाराएं वाराएं सुरक्षाएं आपने कानून बना के रखे हैं कि जिनसे जो पीड़ित हैं, जिनकी संभावना है मरने की, उन्हें सुरक्षा न दी जाए, क्योंकि हो सकता है वो पीड़ित लोग जिनके मरने की संभावनाएं हैं, जिनकी हत्या होने की संभावना है, भविष्य में झूठे केस कर दें। ठीक। इसलिए ये कानून हटा दो। ठीक है। और हत्यारों के सामने पीड़ितों को खुला छोड़ दो। ठीक। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पीड़ित लोग हत्यारों की झूठी शिकायत कर सकते हैं, इसलिए कानून की जरूरत नहीं है। हत्यारों के सामने पीड़ितों को खुला छोड़ दिया जाए। ठीक। और क्या बोलते हैं, क्योंकि संभावना ये है कि ये तो झूठी भी शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरह के अजीब अजीब से लॉजिक ये बैठ के वहां पे लगा रहे हैं। ठीक है। कोई तीर नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, एक तरफा बेईमानी चल रही है। वही कॉन्सेप्ट एक जगह लगाते हैं, वही कॉन्सेप्ट दूसरी जगह नहीं लगाते हैं। ठीक। एस सी एस टी ओबीसी के लिए तो ये कॉन्सेप्ट है कि ये झूठा इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन सवर्णों के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं और फिर सवर्णों को दलितों के केस सुनने से रोका जाए। नहीं, वहां नहीं होता। सवर्ण तो दूध के धुले। ठीक। ये कॉन्सेप्ट केवल एस सी एस टी ओबीसी के लिए। तो ये भी मतलब एक अजीब सा दोगलापन हमने देखा कि भाई जो कानून एस सी एस टी ओबीसी की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, उन कानूनों में एस सी एस टी ओबीसी ही आरोपी हो गए, और जो कानून एस सी एस टी को सवर्णों से जातिवादी अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाए गए थे, उन कानूनों में सवर्ण तो पीड़ित हो गए और एस सी एस टी आरोपी हो गए। और उल्टा सवर्णों ने ही आरोप लगा दिया कि ये झूठा, उसका दुरुपयोग करके हमें जेल में डाल देंगे। ठीक है। और इसलिए इन्हें कानूनी सुरक्षा मत दो। ठीक। तो आज की स्थिति जो है वो ये है कि भाई चूंकि एस सी एस टी ओबीसी के लोग झूठी शिकायत कर सकते हैं,
ठीक। इसलिए एससी एसटी ओबीसी को जातिवाद जैसे अपराधों के विरुद्ध कोई सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट उसे मान भी रहा है। ये भी गजब का विरोधाभास है, आप इसे बेईमानी भी कह सकते हैं, लेकिन ये गजब का विरोधाभास है। और ये कॉन्सेप्ट केवल एससी एसटी ओबीसी के लिए, सवर्णों के लिए वाइस वर्सा ये लागू नहीं होता, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हों, कहीं पे भी बैठे हों, उन पर लागू नहीं होता। ठीक। केवल एससी एसटी ओबीसी की झूठी शिकायत करने की संभावनाएं होती हैं। ठीक। तो ये पूरा मामला है, और आप समझिए बात को कि मतलब जो कानून जिनकी सुरक्षा के लिए थे, उन्हीं कानून में वही अपराधी हो गए। अब हम अपराधी हैं अपने ही एससी एसटी ओबीसी कानूनों के तहत, हम ही अपराधी हैं क्योंकि हम झूठी शिकायतें करने की संभावनाएं रखते हैं। ठीक। ये अजीब सा निष्कर्ष इस पूरे मामले का निकलता हमारे सामने दिख रहा है। फिर थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, हम थोड़े और आगे बढ़ के देखते हैं कि बात यह है कि चूंकि 2026 की गाइडलाइन जो है, इसके जरिए एससी एसटी ओबीसी झूठे आरोप लगाकर सवर्णों को फंसा सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2012 की गाइडलाइनें लागू रहेंगी जब तक 2026 की गाइडलाइन जो है उन पर कोई निर्णय नहीं हो जाता, सुधरी नहीं जाती। ठीक। अब प्रश्न ये है कि भाई इनका जो मूल आरोप ये है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग सवर्णों पे झूठे आरोप लगा सकते हैं, तो जो 2012 की गाइडलाइन है उनमें भी जातिवाद के अपराधों की बात की गई है, और उनमें भी एससी और एसटी के लोग क्या बोलते हैं, जातिवाद करने वालों के विरुद्ध शिकायतें कर सकते हैं। वो तो 2012 की गाइडलाइन में भी है। तो फिर 2012 की गाइडलाइन को लेके ये लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे, और 2026 की गाइडलाइन पर ही क्यों सड़कों पे उतर रहे? भाई 12 की गाइडलाइन में एससी एसटी को तो सुरक्षा दी गई है ना जातिवाद के अपराधों से, अब वो तो शिकायत कर सकते हैं, बस ओबीसी नहीं है। तो इनकी शिकायत तो 2012 की गाइडलाइन में भी हो सकती है। तो उससे ने 2012 से अब तक इन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, इनकी कोई समस्या भी नहीं थी, शिकायतें भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन 2026 की गाइडलाइन के विरुद्ध में सड़कों पे उतर के इतना नंगा नाच मचाया, गाली गलौज करी, बदतमीजी करी, जाति सूचक अपराध किए। ये भी दोगलापन बड़ा अजीब सा है कि आपको 12 की गाइडलाइन से समस्या नहीं है, जिसमें जातिवाद के अपराधों को बताया भी गया और एससी एसटी को सुरक्षा भी दी गई है, लेकिन 26 से बड़ी तकलीफ है। तो मतलब सवर्णों का ये व्यवहार जो है मोटे मोटे तौर पर मीडिया द्वारा गाइडेड ज्यादा दिखता है, बजाय कोई रियल कंसर्न के। अगर आप देखें सच में इन्हें तकलीफ होती है 2012 की गाइडलाइन से भी होनी चाहिए, 25 की से भी होनी चाहिए, 26 की से भी होनी चाहिए। अगर सच में इनका ये जो स्टैंड है कि झूठी शिकायत हो सकती है, तो 2012 की गाइडलाइनों के आधार पर भी हो सकती है। तो ये तो बड़ा अजीब है, मतलब कि सुविधा के अनुसार विरोध है, और विरोध के पीछे का उद्देश्य गाइडलाइन नहीं है, विरोध के पीछे का उद्देश्य वो दुर्भावनाएं जो हजारों सालों से एससी एसटी ओबीसी के विरुद्ध इनके मन में मौजूद है कि इन्हें आगे बढ़ने नहीं देना, और इनके पक्ष में कोई सुधार होंगे तो हमें जम पे विरोध करना है और इन्हें अपमानित करना है। विरोध के पीछे का भी उद्देश्य जो है जाति सूचक गालियां बकना है। मोदी को तेली कहा जा रहा है, जूते से मारा जा रहा है, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी को गाली दी जा रही है, आरक्षण को गाली दी जा रही है, जबकि ये खुद 10% आरक्षण खा के बैठे हैं, लेकिन गाली भी बक रहे। ठीक। तो ये भी दोगलापन, देखिए अजीब सा दोगलापन है कि खुद 10% आरक्षण खा के बैठे हैं, आर्थिक आधार पे है जातिगत आरक्षण, लेकिन एससी एसटी ओबीसी को गालियां बक रहे हैं। ठीक। तो ये भी बड़ा अजीब सा दोगलापन हमें देखने को मिला कि भाई कहीं पे विरोध करते हैं सुविधा के अनुसार, कहीं पे विरोध नहीं करते, कारणों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, बस इन्हें विरोध करना है क्योंकि ये मामला एससी एसटी ओबीसी से संबंधित है। ठीक। ये भी हमें समझ में आता है। ठीक। इसके बाद इस पूरे मामले के घटने के बाद, अब ये घट गया, स्टे हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो अब देखिए कि एक नई षड्यंत्र, आप कह सकते हैं षड्यंत्र कह लीजिए, चाल देखिए, कुछ भी कहिए, वो अब हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ठीक। वो ये है कि अब सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर की एक नई, क्या बोलते हैं, आप जमात भी कह लीजिए, या फिर वो इन्फ्लुएंसर जो हैं अब एक नए स्टैंड के साथ सामने खड़े हुए हैं। पूरे सवर्ण मीडिया को इसमें कंट्रोल कह रहा हूं मैं, जितने भी हैं। अब ये पूरे इन्फ्लुएंसर जो हैं सवर्ण मीडिया के जो हैं, ये गोदी मीडिया, गैर गोदी मीडिया सबसे संबंधित है। अब ये पूरे एससी एसटी समाज को ये बता रहे हैं कि भाई ये जो यूजीसी गाइडलाइन 2026 है, ये एससी एसटी को इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला था, ये खराब ड्राफ्ट की गई थी, खराब बनाई गई थी, इसलिए इनका कैंसिल हो जाना ही अच्छा है। ठीक।
आप इस बात को समझिए कि पहले इन गाइडलाइन को लेके सवर्णों ने नंगा नाच किया कि इससे हमारा अहित हो सकता है, फिर इन पे रोक लगा दी गई। अब मीडिया पे बैठे तमाम सारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि भाई ये जो गाइडलाइंस हैं ये थोड़ी एससी एसटी को फायदा दे रही थी, तो बहुत खराब थी, इनसे तो एससी एसटी को कोई फायदा ही नहीं होता और उल्टा नुकसान ही हो जाता, और इससे तो सब कुछ फायदे वायदे ने कुछ मिलने वाला नहीं था। ये बताने बैठे हैं, इसमें दोनों तरफ के लोग मिलेंगे, हमारी तरफ वाले भी और उस तरफ वाले भी, दोनों तरफ के लोग मिलकर अब आपको ये समझा रहे हैं कि ये जो गाइडलाइंस हैं इनसे असलियत में आपको कुछ मिलने जुलने वाला नहीं था, ये तो बेहद कमजोर थी। ठीक है, लागू भी हो जाती तो भी कुछ नहीं मिलता आपको। मैं पूछता हूँ कि भाई जब इनसे कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो इस देश के सवर्णों ने इसका विरोध क्यों किया? ठीक है भाई, मान लिया मैंने कि ये जो 2026 की गाइडलाइन थी ये खराब थी, अस्पष्ट थी, और इसमें एससी एसटी के बच्चों को कोई फायदा नहीं होता, सवर्ण फायदे में चले जाते, सब मान लिया मैंने। तो फिर एक प्रश्न ये भी है कि जनरल कैटेगरी के लोग सवर्ण इतना विरोध क्यों कर रहे हैं जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा? मतलब हमने गाली भी खाई, ये मिलना भी कुछ नहीं है। और अब हमें ये समझाया जा रहा है कि भाई आप दुखी मत हो, इन गाइडलाइन के सस्पेंड होने से दुखी मत हो, क्योंकि इनमें कुछ था ही नहीं, ये लागू भी हो जाती तो कुछ नहीं मिलता। ठीक, तो ये भी बड़ा अजीब सा पूरा एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि अब हम पहले इन सब लोगों ने गाइडलाइन जारी करी, हमारी भावनाएं उनसे जोड़ी कि हमें कुछ मिलेगा, फिर सवर्णों ने हमें गालियां बकी, फिर उनसे कोर्ट में उन लोगों को जितवाया और हमें हरवाया। अब हारने के बाद ये सब लोग मिलके हमसे ये कह रहे हैं कि भैया आप ज्यादा दुखी मत हो, ये तो कच्ची गाइडलाइन थी, अगर ये लागू भी हो जाती तो तुम्हें कुछ मिलने जुलने वाला नहीं था। जब हमें कुछ मिलना ही नहीं था तो लागू हो जाने देते भैया, क्या परेशानी थी? नहीं, लागू नहीं होने देंगे, तुम्हें कुछ मिलना ही नहीं है, कुछ लागू नहीं होने देंगे। तो ये भी बड़ा अजीब सा एक पैटर्न देखने को मिलेगा आपको, तमाम सारे मीडिया चैनलों पे ये लोग आपको दिख जाएंगे, अपने अपने यूट्यूब चैनलों पे, जो आपको समझाते दिखते हैं कि ये तो बहुत खराब सी गाइडलाइन थी, कुछ मिलता थोड़ी इनसे। ठीक, तो यार फिर मतलब ये 13 तारीख को क्यों नहीं बता रहे थे आप, 14 तारीख को हमें कि खराब सी गाइडलाइन है, बहुजनों को कुछ मिलने वाला नहीं है? ठीक है, ये थोड़ा सवर्णों को भी बता देते कि यार इसके तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो लागू बागू हो जाए, काहे को गाली बक रहे हो तुम एससी एसटी ओबीसी को? ठीक, कुछ मिलना थोड़ी है इससे। तो ये बात सवर्णों को बताते ना यार, ये हम दलित पिछड़ों को आप क्यों बता रहे हो, जो बेइज्जती हो गई और उन्होंने अपना विजय दिवस भी मना लिया, सब कर लिया, अब हमें बता रहे हो कि अरे दुखी बुखी मत हो यार, ये तो ऐसी थी, इनसे थोड़ी कुछ मिलने वाला है। अजीब है यार, मतलब ये किस तरह का खेल है, किस तरह की राजनीति है? मैं फिर यही कहता हूँ भाई, ये किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है? पहले भावनाएं जगाओ, फिर गालियां खिलवाओ, फिर कोर्ट में हरवा दो, और हारने के बाद कह दो अरे दुखी मत हो यार, ये जीत से थोड़ी तो कुछ तुम्हें मिलने वाला था। ठीक, जीत वीत के कुछ नहीं मिलता, उसमें कुछ था नहीं। अजीब सा ही पूरा माहौल है भाई, आप कौन अपने पक्ष में कौन विरोध में, समझ से परे। क्या मामला लोगों को समझ में भी आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक, ये सत्य हिंदी का एक क्या बोलते हैं चैनल है, ये गैर गोदी मीडिया होने का दावा करता है। इस पर एक साहब बैठे थे, खुद को वकील बता रहे थे। ठीक है, ये साहब का ये दावा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट मौखिक रूप से तो कुछ भी कह रहा होगा कि ये ऐसा है वैसा है, ठीक है, इस गाइडलाइन स्पष्ट है फलाना ठिकाना, पर सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है वो दलित पिछड़ों के पक्ष में मजबूत कानून बनवाने की है। ये एक और नए वर्जन सुन लो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइन को स्टे इसलिए किया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बहुत चिंता है दलित पिछड़ों की। ठीक, और वो चाहता है मजबूत गाइडलाइन बने। अब मैं ये पूछता हूं कि भाई कौन दलित पिछड़ों की तरफ से कौन गया था सुप्रीम कोर्ट ये मांगने के इसे स्टे कर दो और हमें मजबूत गाइडलाइन दे दो? हमने तो मांगा ही नहीं। सवर्ण गए हुए थे ये कहते हुए कि भाई इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो आपने स्टे दे दिया। अब ये साहब आके बता रहे हैं कि जो फैसला आया उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चिंताएं जाहिर की हैं कि दलित पिछड़ों को इससे नुकसान होगा, ये पक्की होनी चाहिए और अच्छा कानून होना चाहिए, फलाना ढिकाना। मतलब कच्चे कानून पे तो 100 गालियां खा ली हमने, पक्का कानून आ गया सवर्णों के विरुद्ध तो वो तो हमें सड़कों पे उतार के मारने लग जाएंगे। ठीक? तो ये भी एक नैरेटिव चल रहा है, आप देखिए बड़ा गजब का नैरेटिव है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट दलितों का हितैषी हो गया। कुछ समय पहले वो ओरल डिक्टेशन दे रहा था कि अरे भैया आरक्षण नहीं होना चाहिए, समाज में भेदभाव हो जाएगा,
अमेरिका जैसे काले गोरों की तरह यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी और जाति की पहचान कि हम तो जाति विहीन समाज बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जाति की पहचान से छात्र जुड़ जाएंगे, ये सब है। लेकिन साहब जी हमें बता रहे हैं कि जो फैसला आया उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है कि ये तो कमजोर सा प्रावधान है, इसे मजबूत बनाओ ताकि सच में न्याय मिल सके। अजीब स्थिति है यार, कमजोर सा है तो ये सवर्णों को बता दो यार, कमजोर सा है, तुम काहे को लड़ रहे हो जाने दो लागू। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट मौखिक कुछ कह रहा है, कागजों में कुछ और लिख रहा है। ठीक, और कागजों में ये बताने की कोशिश कर रहा है अपने फैसले में कि दलित पिछड़ों के लिए अच्छा कानून होना चाहिए। मौखिक रूप से वो सवर्णों को पक्ष में बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ओवरऑल अगर आप देखिए तो हुआ वही जो सवर्णों के हित में था। ठीक, तो ये पूरा हासिल महफिल है, मतलब दिखता वो क्या बोलते हैं लॉ के साथ है, दिए के लॉ के साथ है, पर होता वो हवा के साथ ही है। ठीक, ये यही है। तो ये भी बड़ा अजीब है कि फैसले में तो कुछ और लिखा हुआ है, मौखिक डिक्टेशन कुछ और है। ठीक, फैसले में बताया जा रहा है कि भैया वो तो सब दलितों के लिए अच्छा कानून बनना चाहिए। ठीक, ये भी देख लो आप, मतलब अब इस दोहरे व्यवहार को आप क्या ही कहोगे। आज से कई सालों के बाद कोई फैसला पड़ेगा तो उसे तो यही लगेगा, अरे साहब को बहुत चिंता थी दलित पिछड़ों की। ये और बात है कि ये सब सवर्णों को फायदा पहुंचाने के लिए, मतलब फायदा एंड में सवर्णों को ही हुआ। अब दलित पिछड़ों की चिंता भले ही होगी नहीं होगी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन फायदा एंड में सवर्णों का ही हुआ, जो चाहते थे वही हुआ है। ठीक, तो ये भी बड़ा अजीब सा पूरा मामला है कि पूरी एक गैंग तैयार हो गई है जो आपको एहसास कराई गई है कि भाई डोंट गेट एनॉइड, गुस्सा मत होइए, दो चार जूते खा के गाली खा के और आपको हारा दिखा दिया गया है, सबके बावजूद भी आपको गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि जीत से थोड़ी आपको कुछ मिलने वाला था। वो तो ऐसी कच्ची सी गाइडलाइन थी, खराब सी थी, और वो लागू भी हो जाती तो कौन सा न्याय वाय मिलने वाला था, कुछ नहीं मिलने वाला था, कोई फायदा नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट अब आपके लिए अच्छी गाइडलाइन बनवाने वाला है। ठीक, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, तो अब इसे आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि ये किस तरह की राजनीति है, मतलब ये किस तरह की पॉलिटिक्स है। ठीक, पूरा इकोसिस्टम है जिसमें सवर्ण हितों की रक्षा अलग अलग तरीके से की जा रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो पूरा इकोसिस्टम है जिसमें टॉप से लेके बॉटम तक अलग अलग तरीके से विरोध करके भी सवर्ण हितों की रक्षा होती है, समर्थन करके भी सवर्ण हितों की रक्षा होती है। ठीक है, मध्यम मार्ग अपना के भी सवर्ण हितों की रक्षा होती है। अल्टीमेटली व्यवस्था सवर्ण हितों की रक्षा करने की ही है। ठीक, और एंड में उन्हीं के हितों की रक्षाएं होती हैं। तो कोई क्या कह रहा है इसे लेके थोड़ा सावधान रहिए, खुद पढ़िए, दिमाग लगाइए, तर्क लगाइए, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। आपको कोई भी विचार दिया जा रहा हो, मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं कि ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, इसमें कौन अपना है कौन पराया है ये समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जब तक आप खुद अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक, और कौन हमें कहानी का कौन सा वर्जन बता रहा है। ठीक, और उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये केवल एक चीज समझिए कि कुछ भी हो, आप विरोध करें पक्ष लें कुछ भी करें, अंत में सवर्ण हितों की ही रक्षा हो रही है। कई बार तो आप जाने अनजाने वो बातें कहते हैं जो एंड में सवर्ण हितों के पक्ष में जाती है। ठीक, इसलिए कोई स्टैंड लेना भी बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी लंबे अध्ययन करने की जरूरत है। यहाँ पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें विरोध करने पर भी सवर्ण हितों की रक्षा है, पक्ष लेने पर तो है ही है। ठीक है, और बाद में पिट कुट कर आपको एहसास करा दिया जाता है कि इससे कुछ मिलने वाला थोड़ी था। ठीक, खुश रहिए। ठीक, घर पे रहो खुश रहो, कुछ मिलने जुलने वाला पहले ही नहीं था, नहीं मिलने वाला था तो भाई इतने दिनों तक ये ड्रामा किस लिए चल रहा था, तो विरोध किसका हो रहा था। और ये उन्हें बताते ना कि सवर्णों को कुछ, दलितों को कुछ मिलने ही वाला नहीं है। ठीक, तो ये भी एक ट्रेंड है जो इस समय सोशल मीडिया पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको अलग अलग जगह ये बातें करते हुए लोग मिल जाएंगे। फिर एक और बड़ा प्रश्न है जो आपको बार बार उभर कर सामने आता है कि भेदभाव के आरोपी केवल सवर्ण समाज के लोग ही क्यों हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सोशल मीडिया पे सभी जगह सब जगह चल रहा है। इनका ये लॉजिक है कि भाई ओबीसी समाज के लोग भी तो एससी समाज के साथ भेदभाव करते हैं।
एससी समाज के लोग भी एससी समाज के साथ भेदभाव करते हैं। ठीक, तो फिर केवल सवर्णों को ही भेदभाव का आरोपी क्यों बनाया जाए? ठीक, इनका ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक के पीछे का तात्पर्य ये है कि जब तक ओबीसी समाज के लोग एससी समाज के साथ भेदभाव बंद ना कर दें, जब तक एससी समाज के अंदर की अपनी जातियों के साथ भेदभाव बंद ना कर दें, तब तक सवर्णों को और उनके अपराधों पर बात मत करो। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे बीजेपी से आप कहो कि आपने ये गलत काम क्यों कर दिया, तो वो कहती है कांग्रेस भी तो करती थी। अब चूंकि कांग्रेस करती थी, इसलिए बीजेपी के पास ये अपराध करने का नैतिक अधिकार ऑटोमेटिक हो गया। ऐसे ही यहां पर भी ये फैलेसी आपके सामने रखी जा रही है कि क्योंकि ओबीसी समाज के लोग एससी समाज के साथ भेदभाव करते हैं, क्योंकि एससी समाज के लोग अपनी ही जातियों के साथ भेदभाव करते हैं, इसलिए सवर्ण अकेले आरोपी क्यों? ठीक है, जब तक सबको ना बनाओ तब तक इन पे भी केस मत चलाओ। ठीक, चूंकि आप इस देश में सारे चोर उचक्के बलात्कारियों को नहीं पकड़ सकते, इसलिए अकेले राम रहीम को, आशाराम को और बाकी के बाबाओं को सजा देना गलत है। इनका ये लॉजिक है। ठीक है, क्योंकि देश में बहुत सारे बलात्कारी हैं। अब हर बलात्कारी को चूंकि हम सजा नहीं दे सकते, इसलिए राम रहीम, आशाराम और इन सबको सजा देना गलत है। समझते हैं इस फैलेसी और इस लॉजिक को भी बड़े पैमाने पर रखा जा रहा है, और ये आपको सोचने पे मजबूर भी कर देगा और आपके अंदर ये भाव भी आएगा, यह बात तो सही है, लेकिन ये बात उतनी भी सही नहीं है जितनी सोशल मीडिया पे ये रो रो कर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर रो रो कर गा रहे हैं। ठीक, इस पूरे फैलेसी में ये भी भूल जाते हैं कि भाई जो पूरा मामला है, तो मामला संस्थागत हत्याओं का है। रोहित बुमिला, पायल तड़वी, तमाम दर्शन सोलंकी, ये इनके साथ किसने जातिवाद और भेदभाव किया, वो किस जात वर्ण के लोग हैं, जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर में कौन से जात वर्ण के लोग हैं जो ये सब अपराध करते हुए दिखाई देते हैं। और इस पूरे जातिवाद के मामले में ये भी छुपा हुआ है कि इस देश की यूनिवर्सिटियों में 80% से ज्यादा प्रोफेसर सवर्ण हैं। इस देश की यूनिवर्सिटी में 90% से ज्यादा चांसलर सवर्ण हैं, स्पेशली ब्राह्मण हैं। रजिस्ट्रार आपके ज्यादातर सवर्ण हैं। जितने भी ऊंचे पद हैं उन पे सवर्ण बैठे हैं। डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर सब जगह सवर्ण बैठे हुए हैं। ओबीसी एससी के साथ जातिवाद जरूर करता है, लेकिन ओबीसी खुद भी जातिवाद का शिकार है। उसका खुद का रिप्रेजेंटेशन बहुत खराब है। जातिवाद की वजह से उसके खुद के पास सीटें नहीं है। ठीक, इसलिए एससी एसटी ओबीसी को क्लब करके उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है, सवर्णों के विरुद्ध प्रदान की जा रही है, क्योंकि सवर्णों ने सत्ता व्यवस्था ताकत पर व्यवस्था पर कब्जा बड़ी तादाद में बना के रखा हुआ है। ठीक, लेकिन मुद्दा ही बस सवर्णों का वही है कि भाई हम भले ही 80% सीटों पर कब्जा बना लें, सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेसर का कब्जा बना लें और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हम 80% हो जाए, ओबीसी एससी एसटी ना भी हो, लेकिन जब तक ओबीसी को सजा न दो तब तक हमें मत बोलना। इनका लॉजिक ये है। ठीक, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये अजीब सा लॉजिक आपको देखने को मिल जाएगा। और इस लॉजिक के हिसाब से तो आशाराम को भी छोड़ दो, राम रहीम को भी छोड़ दो और इस देश के सारे अपराधियों को छोड़ दो, क्योंकि जब तक सारे अपराधियों को ना पकड़ लो तब तक आप कुछ को नहीं पकड़ सकते या उन्हें सजा मत दो। ठीक, तो ये लॉजिक आपको बार बार सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगा। और फिर हम यही कहें, किस तरह की पॉलिटिक्स है ये, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इट इज। अभी भी मूल प्रश्न हमारे सामने वहीं खड़ा हुआ है। ठीक, इसके बाद आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर, भविष्य क्या है? ठीक, क्या इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लोग सड़कों पे उतरेंगे और क्या बोलते हैं सवर्णों के जैसे बहुजन भी क्या सड़कों पे उतरकर विरोध करेंगे? ठीक, बहुजनों का सड़कों पे उतरकर विरोध करने का इतिहास कोई नया नहीं है, बरसों पुराना है। बरसों से वो यही करते हुए आ रहे हैं। लामबंद होंगे, सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे। पर एक प्रश्न ये भी है, क्या जब दलित पिछड़े सड़कों पे उतर के विरोध करेंगे तो क्या सरकार सवर्णों की तरह ही उन्हें सुरक्षा देगी, उन्हें कुछ भी बोलने देने की सुविधा देगी, या फिर पहले की तरह गोलियां चल पाएगी? भाई पहले एससी एसटी एक्ट के समर्थन में जब सड़कों पे सवर्ण उतरे थे, यानी ऊपर बैठे हुए जजों ने उस एससी एसटी एक्ट को कमजोर कर दिया था, तो
कितने सारे दलित पिछड़ों ने जब जमीन पे उतर के विरोध किया था तो गोलियां खानी पड़ी थी, शहादतें दी हुई थी, तब जाकर SC ST एक्ट को बचा पाए थे। तो फिर वही प्रश्न है कि भाई दलित पिछड़े अगर सड़कों पे उतरते हैं तो क्या उन्हें ऐसी सुरक्षा दी जाएगी कि सड़कों पे खड़े होके वो मोदी के पुतले को जूते मार रहे थे, गालियां दे रहे थे सवर्ण, ठीक, क्या दलित पिछड़ों को भी ये सुविधाएं मिलेंगी? ऑब्वियस है, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक, जब दलित पिछड़े विरोध करेंगे तो देखिए पुलिस खड़ी होगी, डंडे मारेगी, गोलियां चलाएगी और कई लोग मारे जाएंगे। कम से कम इतिहास तो यही गवाही देता है। देखेंगे विरोध होगा तो क्या लेवल फील्ड मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। ये विशेष सुविधाएं केवल सवर्णों के लिए है, ठीक, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी उन्हीं के लिए है और सुविधाएं भी उन्हीं के लिए है। ठीक, ये मिल जाएगा। और फिर एक प्रश्न है, क्या पहले की तरह क्या सरकार UGC गाइडलाइन को लागू करने के लिए अगर दलित पिछड़े सड़कों पे उतरते हैं, विरोध करते हैं और सरकार दबाव में आती है तो क्या अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाया जाएगा? ठीक है, पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां बैठे हुए ब्राह्मणवादियों ने SC ST एक्ट को कमजोर कर दिया था, दलित पिछड़े सड़कों पे उतरे थे, विरोध किया था, कई लोगों ने शहादत दी हुई थी, गोलियां खाई हुई थी, सरकार दबाव में आई थी और फिर अध्यादेश लेकर आई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए। अब फिर से प्रश्न खड़ा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल को, अभी तो स्टे किया है, कल को अगर इन गाइडलाइंस को वो खत्म कर देता है, मानने से मना कर देता है जैसा कि उसकी मंशा दिखती है, तो क्या सरकार कोई अध्यादेश लाने वाली है, एक ऑर्डिनेंस लेकर आने वाली है? ठीक, ये समय की बात है, हमें समय इंतजार करना पड़ेगा ये मामला किस करवट बैठता है और किस तरह की राजनीति आगे खेली जाती है, बहुजन दलित पिछले कितना विरोध दिखा पाते हैं इस पूरे मामले में। ठीक है, तो दर्शकों ये कुछ वाजिब से प्रश्न थे जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं और इन प्रश्नों को जरा आप समझिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे आसपास का पूरा इकोसिस्टम है, उसमें आप कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, अंत में फ़ायदा सवर्णों का ही होता है। सोच समझ कर ही किसी विचार को एक्सेप्ट करें और सोच समझकर अपने पढ़ लिख कर होमवर्क कर कर ही किसी की बात पर विश्वास करिए। ठीक, खुद का अध्ययन जरूर करिए। बहुजनों को अब अध्ययन करने की आदत डाल लेनी चाहिए। ठीक, नहीं तो मैंने कई बहुजनों को देखा है वो ऐसी बातें करते हैं जिसका उन्हें ये समझ नहीं होती कि एंड में फायदा तो सवर्णों का ही होगा। आप जो भी कॉन्सेप्ट आज पढ़ा रहे हैं कुछ सालों बाद इससे सवर्ण ही फायदा ले जाएंगे। ठीक, तो प्रॉपर होमवर्क करिए, पढ़ाई करिए, तर्क लगाइए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। ठीक, इस पूरे मामले को लेके वरिष्ठ समाज सुधारक और क्या बोलते हैं सोशलाइट हैं इंदिरा जयसिंह, वो कहती हैं कि भाई अपर कास्ट लोगों को कौन से प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो तो हमारे सर के ऊपर बैठे हुए हैं। ये उनका स्टेटमेंट है कि भाई अपर कास्ट लोगों को कौन से प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो तो पहले से ही सर पे बैठे हुए हैं, इनफैक्ट मूत रहे हैं अगर आप ध्यान दें तो। ठीक, दलित पिछड़ों पे मूत देते हैं और उन्हें प्रोटेक्शन भी चाहिए। क्या मूतने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए कि फिर कोई प्रवेश शर्मा किसी आदिवासी के ऊपर मूते और उसे प्रोटेक्शन भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए? किस चीज के लिए इस देश के सवर्णों को, अपर कास्ट को सुरक्षा चाहिए? दलित पिछड़ों पे अत्याचार करने के लिए सुरक्षाएं चाहिए क्या? यही तो प्रश्न है जिसके जवाब मिलना मुश्किल है। ठीक, और इन सब के बीच जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम तो एक जाति विहीन समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कैंपसों में तो सबको साथ रहना चाहिए, कोई जातिवाद को अलग से क्यों परिभाषित कर रहे हो, और ये तो होता भी नहीं है, इस तरह की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ इन सब चीजों के बीच ये जो चौराहे पर चिता जल रही है ये एक महादलित महिला की है। लेटेस्ट न्यूज है, अभी अभी की खबर है, और ये खबर आ रही है बिहार के वैशाली जिले की घटना है जहां महादलित महिला को अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में जगह सवर्णों ने नहीं दी और नतीजा ये हुआ कि चौराहे पर उसका शव उसके रिश्तेदारों ने जला दिया। ठीक, ये जातिवाद है। आपका मरने के बाद भी जाति आपके शरीर से चिपकी रहती है, वो छूटती नहीं है। पैदा होने से पहले निर्धारित हो जाती है और मरने के बाद भी जाति
नहीं छूटती है। मरने के बाद क्या, जलने के बाद भी आपकी जाति आपसे चिपकी रहती है, वो नहीं छूटती है। जाति असलियत में जाति ही नहीं है। ठीक। ये स्थिति, और अंत में इस पूरे मामले को मैं इन शब्दों के साथ, नवीन कुमार जी के ये शब्द हैं कि ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमारी आने वाली नस्लों के हक अधिकार की लड़ाई है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बड़े महत्वपूर्ण बोल हैं। असलियत में पूरी लड़ाई ही भविष्य की लड़ाई है। ठीक। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आने वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए हम कुछ बेहतर माहौल बनाकर जाएं। ठीक। हम उनके लिए यही सब छोड़ के ना जाएं। ठीक। कुछ नया हासिल करके जाएं। तो इसके बारे में जरूर सोचिए, क्या आप अपने भविष्य के बच्चों के लिए कुछ ऐसा भविष्य में करके जाना चाहते हैं कि उनके पास कुछ अच्छे हक अधिकार होंगे। ठीक है। तो बेहद गंभीर लड़ाई है। ठीक। और इसे किसी अंजाम तक पहुंचाना, ये हमारे हाथों में। आप चाहें तो आराम से हमारे पूर्वजों के संघर्ष का मजा उठा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संघर्ष किया था उसका मजा हम उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और चाहे तो आप संघर्ष कर सकते हैं और इसका मजा आने वाली पीढ़ियां उठाएंगी, उन्हें हक अधिकार मिलेगी। ठीक। या फिर आप बेरुखी में रह सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। और क्या बोलते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे समय काटा जा सकता है। ठीक। समय क्या है, गुजर ही जाएगा। चलिए, तो ये पूरा मामला है और इस मामले को थोड़ा गहराई से समझिए। हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हक अधिकार के लिए ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। ठीक। और किसी भी कीमत पर ये संघर्ष हमें करना ही पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं है आपके पास, पीछे हटने की कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन। ठीक। चलिए दर्शकों, तो इस पूरे मामले के साथ मैं इस स्ट्रीम को एंड करता हूं और इस प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूं।